हम क्या कहते हैं इनको, कांट के फ़लसफ़े में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ समझने की है, हम उसको आज समझने की कोशिश करेंगे। तो इसको थोड़ा-सा डेप्थ में जाएँगे हम इसमें। इट माइट गेट ड्राई एट टाइम्स, बट दिस इज़ व्हाट इज़ टू बी अंडरस्टूड। If you understand these four statements, four kinds of statement, life would be easy for you in the modern world. ये जो सिंथेटिक जजमेंट ए प्रियोरी है, ये हमारा कोर मसला है कैंट के टाइम पे फ़लसफ़े में। और मेरा ये मानना है यही फ़लसफ़े का मसला है एपिस्टेमोलॉजी में ओवरऑल। कांट का मानना था कि ह्यूम और बाकी सब लोग जो थे, दे वर रॉन्ग सिंपली बिकॉज़ उन्होंने कॉग्निटिव जो स्टेटमेंट्स है, राम इज़ अ ह्यूमन बीइंग, चाय गरम है, एक बाहर ठंड है, ये जो स्टेटमेंट्स हैं हमारे कॉग्निटिव, इन पे एनालिसिस एनफ हुई नहीं है, कांट का ये मानना था। और since the time of Kant, it is now accepted that a good deal of successful solution depends upon precise and meaningful statements of the question. और कांट ने, because of this reason, he stated that knowledge for him was always scientific knowledge. जो क्लियरेस्ट एग्जाम्पल है अपना दिखाता है मैथमेटिक्स और फिजिक्स में। और जब मैथमेटिक्स और फिजिक्स का हम डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं उनके स्टेटमेंट्स का, सो इट रिवील्स दैट दे आर सिंथेटिक जजमेंट्स ए priori. अभी यू माइट नॉट अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ वर्ड्स इन इट, दैट्स ओके, बट आई प्रॉमिस यू बाय द एंड ऑफ द सेशन यू वुड हैव अंडरस्टूड व्हाट आई मेंट हियर। क्योंकि देखो, falsafa is not out of vacuum. Lot of philosophies, more so Indian philosophies and early Western philosophies, they start from a particular point and progress. That makes them easy to understand. But when things start getting complicated, so things are related, interrelated. So it's like an interdependent mesh that you view. So you cannot start from a particular point. So you would have to make abrupt pauses and then explain something else, and then explain something else, and then as a whole the philosophy would make sense. So if you're not understanding the word, it's okay, क्योंकि हम ये सारी चीज़ें एक एक करके define करने वाले हैं आगे separately, and then we would see why did we need to define all these terms. तो क्या कहा कार्टे ने कहा नॉलेज साइंटिफिक है। साइंटिफिक नॉलेज का परफेक्ट एग्जाम्पल हमें मिलता है मैथमेटिक्स और फिजिक्स में। फिजिक्स और मैथमेटिक्स को जब हम एनालाइज करते हैं तो सिंथेटिक जजमेंट्स ए priori का एग्जाम्पल मिलता है हमको। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेज, synthetic judgment a priori. One, we would understand by the end of the session that this is what Hume had disagreed upon. Hume would have said कि no, it's not synthetic judgment a priori. And Kant is saying no, it is system. हम अब इसको आगे देखेंगे. And we would also understand in a way कि why philosophy, in my opinion, ended with Immanuel Kant. Because this is something which philosophers have not been able to agree on. There are both sides to the story now. So there is like a stalemate again, और ये बहुत लंबा stalemate है. So let's try to understand this synthetic judgments a priori. ठीक है, कोई भी proposition, man is an animal, coffee is not a good drink, ये सारे स्टेटमेंट, कोई भी proposition, उसको हम एनालिटिक तब कहते हैं जब उसका प्रेडिकेट इज ऑलरेडी कंटेन्ड इन द मीनिंग ऑफ द सब्जेक्ट। जैसे ऑल बॉडीज आर एक्सटेंडेड, ऑल बॉडीज आर एक्सटेंडेड, इसमें सब्जेक्ट है बॉडीज और एक्सटेंशन उसका प्रेडिकेट है। सो प्रेडिकेट इज समथिंग विच टेल्स अस समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। तो इस अब आप देख सकते हैं ग्रामर इज वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर लेटर फिलोसफी वुड एक्चुअली बी द फिलोसफी ऑफ लैंग्वेज, हम उसको भी देखेंगे इंशाल्लाह इन कमिंग टाइम्स। तो अगर हमारा मटेरियल बॉडी का मतलब ही वही है विच हैज़ एक्सटेंशन, तब इस स्टेटमेंट ने हमको नया कुछ बोला ही नहीं। तो हमने डेकार्ट, स्पिनोजा, लाइबनीज का देखा,
उनके लिए तो मटेरियल बॉडी एक्सटेंडेड बॉडी ही होती है। तो इस स्टेटमेंट ने हमको नया कुछ बोला ही नहीं। द प्रेडिकेट एक्सटेंडेड इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द सब्जेक्ट। तो ये एक एनालिटिकल स्टेटमेंट है, टेल्स अस नथिंग न्यू, नो न्यू इन्फॉर्मेशन हैज बीन टोल्ड। ये स्टेटमेंट्स क्या करते हैं, ये सिंपली मीनिंग किसी चीज की डिस्क्राइब करते हैं। दे डू नॉट ऐड एनीथिंग न्यू टू आवर नॉलेज, नथिंग एट ऑल। सिंथेटिक प्रोपोजिशन ऑन द अदर हैंड इज डिफरेंट। सिंथेटिक प्रोपोजिशन वो चीज, वो वाला प्रोपोजिशन हुआ, वो वाला स्टेटमेंट हुआ जहां प्रेडिकेट वाज नॉट ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द सब्जेक्ट। जैसे इससे पहले हमने देखा मटेरियल बॉडीज आर एक्सटेंडेड। लेट्स टेक इसी का दूसरा स्टेटमेंट, मटेरियल बॉडीज आर हैवी। अब ये हैवीनेस मटेरियल बॉडी की डेफिनेशन में नहीं है, इट इज समथिंग वी हैव एडेड टू दैट। मटेरियल बॉडी भारी थी, हल्की थी, कुछ भी हो सकती थी, लेकिन वी हैव एडेड हैवीनेस टू इट। इट टेल्स अस समथिंग न्यू अबाउट द बॉडी। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये क्रिटिसिज्म आएगा भी आगे कि आपको एक्सपीरियंस से ही पता चल सकता है कि मटेरियल बॉडी हैवी है या हल्की है। बट एनी स्टेटमेंट दैट एड्स न्यू इंफॉर्मेशन, दैट इज अ सिंथेटिक स्टेटमेंट। नाउ रिमेंबर ह्यूम का क्या कहना था, आप उसको जरा इस डेफिनेशन के हिसाब से देखे थे। ह्यूम सेड मैथमेटिक्स इज व्हाट, एनालिटिकल। कोई नई इंफॉर्मेशन नहीं देता आपको 2 + 2 = 4। 2 + 2 = 4 इज एक्चुअली 2 + 2 होता ही 4 है। ये उसी चीज़ के दो मीनिंग्स हैं। 2 + 2 को लिखने का एक और तरीका 4 है, 2 + 2 को समझने का एक और तरीका 4 है। इट डजंट टेल अस एनीथिंग न्यू। लेकिन कैंट, अगर ये स्टेटमेंट सिंथेटिक है तो 2 + 2 में ऑलरेडी 4 इंक्लूडेड नहीं है। 4 टोल्ड अस समथिंग न्यू अबाउट 2 + 2। आगे बढ़ते हैं। ये हो गया एनालिटिकल और सिंथेटिक। हम स्टेटमेंट का एक पार्ट समझ गए। हम किसी प्रोपोजिशन, किसी स्टेटमेंट को एप्रियोरी कहते हैं जब वो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सपीरियंस है। लेकिन ये डेफिनेशन अधूरी है, क्योंकि there are more things. When you say about independent of experience, it includes a lot of things. It includes, for example, necessity. It includes universality because it is not dependent on experience, hence it cannot be subjective. हम इसका मतलब कोई भी a priori concept, हम उसको, उसके 3 कैरेक्टर्स होंगे ही होंगे। एक तो एक्सपीरियंस पे डिपेंडेंट नहीं होगा, और तो नेसेसरी होगा, और वो स्ट्रिक्टली यूनिवर्सल होगा। और ये यूनिवर्सल का मतलब इन ऑल पॉसिबल वर्ल्ड। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 1 + 1 = 2 इन दिस यूनिवर्स, इन ऑल्टरनेट यूनिवर्स, इन एवरी यूनिवर्स। 1 + 1 is 2 in your mind, my mind, everyone's mind. That's why it's a priori. अब इसका ऑपोजिट ए पोस्टीरियरी। ये कौन से स्टेटमेंट्स हैं? ये वो वाले स्टेटमेंट्स हैं जो आपको बाद में, एक्सपीरियंस के बाद पता चलते हैं। Once you have experienced the thing, only then you know it. कांट बहुत ज़्यादा डिफरेंस बिटवीन एनालिटिक और एप्रियोरी प्रोपोजिशंस के बीच में नहीं एक्सप्लेन करते। लेकिन मेरे इस छोटे से डिस्कशन से आपको दिख रहा होगा थोड़ा बहुत कि ये दोनों चीज़ें लगभग सेम ही हैं शायद। लेकिन अगर आप कांट को पढ़ेंगे, यू वुड सी दैट ही इन हिज माइंड दे आर टू डिफरेंट थिंग्स। कहने का मतलब द नेसेसिटी ऑफ एप्रियोरी स्टेटमेंट्स इज डिफरेंट फ्रॉम एनालिटिकल नेसेसिटी। लेकिन ए पोस्टीरियरी और सिंथेटिक स्टेटमेंट्स, इनको वो एक ही मानते हैं। क्यों? क्योंकि ए पोस्टीरियरी एनालिटिकल इज नॉट पॉसिबल, द स्टेटमेंट इज नॉट पॉसिबल। So all a posteriori statements are synthetic, but all synthetic statements are not a posteriori. ये भी, ये सब रिपीट होगा इस सेशन में। If you did not get it in one go, you'll get it in some time. So we'll get 4 kinds of statement. उनमें से एक पॉसिबल ही नहीं है, तो 3 kinds of statements हमारे पास बच गए। तो कांट के हिसाब से there are propositions जो a priori होंगे, yet they would add knowledge to us. अभी तक ह्यूम ने क्या कहा था? दे वुड नॉट ऐड एनी नॉलेज टू अस, ए प्रायोरी स्टेटमेंट्स। तो इनके हिसाब से दे कैन ऐड, जो सिंथेटिक होंगे, सिंथेटिक ए प्रायोरी। अगेन
A priori proposition may have a predicate which is not contained in the subject. ठीक, ये जो एनालिटिक और सिंथेटिक का डिफरेंस है, इट इज़ बेस्ड ऑन द कंटेंट ऑफ प्रोपोजिशंस. यहाँ पे हम किस चीज़ का जवाब ढूंढ रहे होते हैं? इफ़ यू हैव टू से वेदर अ स्टेटमेंट इज एनालिटिकल और synthetic, we are answering the question, does the proposition add or does not add to the cognition or to our knowledge? If it does add, if the predicate does add to our knowledge, it is a synthetic statement. If it does not, it is analytical. A priori और a posteriori propositions में sources पे ध्यान है. A priori propositions, they stem from pure reason, pure understanding, without any empirical touch. तो ये independently of any experience valid होंगे. A posteriori propositions, they are derived from experience. They therefore require experience for their validation. लेकिन most of the empiricists disagree on this classification. They are like कि a priori analytic ही है और a posteriori synthetic ही है. They are identical. लेकिन कांट के लिए ऐसा नहीं है. इनके लिए a posteriori और synthetic propositions, they can be a priori as well. तो empiricists के लिए ये कहना absurd है, self contradictory है और nonsense है. लेकिन कांट के लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है और वो बोलेंगे कि मैथमेटिक्स और फिज़िक्स यही चीज़ कहती है. कांट का मकसद था कि वो ये दिखाएं कि हमारे इल्म में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एक्सपीरियंस से नहीं आती लेकिन हमारे इल्म को बढ़ाती हैं. इसका कहने का मतलब एक्सपीरियंस से नहीं आती कि वो एप्रियोरी है लेकिन हमारा इल्म बढ़ाती है तो वो सिंथेटिक है. ये सिंथेटिक एप्रियोरी एम्पिरिसिस्ट्स के लिए कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ टर्म्स है कि ये हो ही नहीं सकता. तो इसीलिए देवर एवरीथिंग इज ए पोस्टीरियरी इल्म. तो अब आपको दिख रहा है कि वी आर अप फॉर ए शो डाउन ऑन दिस. इसी चीज़ को उन्होंने सिंथेटिक एप्रियोरी बोला जो हमारा रूम का टाइटल है. सिंथेटिक मीन्स दैट गिव्स न्यू नॉलेज. एप्रियोरी मीन्स बिफोर एनी एक्सपीरियंस. इट डज नॉट रिक्वायर एक्सपीरियंस. इसका नेचर हम दो चीज़ों से एक्सप्लेन कर सकते हैं एक सिंथेटिक जजमेंट का जो एप्रियोरी है. एक इसका नेगेटिव एस्पेक्ट, एक इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट. नेगेटिव एस्पेक्ट डज नॉट रिक्वायर एक्सपीरियंस, इस वजह से एप्रियोरी है. पॉजिटिव एस्पेक्ट्स गिव्स अस न्यू नॉलेज, इस वजह से सिंथेटिक है. ठीक, ये आई थिंक ये जो 4 स्टेटमेंट्स का हमारा डिवीजन है ये आपको अब क्लियर समझ आ गया होगा. अब कांट का जो कंक्लूजन है वो है कि नॉलेज प्रॉपर इज सिंथेटिक जजमेंट एप्रियोरी, कि नॉलेज है ही यही चीज़. अब देखिए ये बिल्कुल आंसर हो गया स्केप्टिसिज्म का. स्केप्टिसिज्म ने कहा ऑल नॉलेज इज आइदर एनालिटिक एप्रियोरी जो हमको कुछ नया इल्म दे ही नहीं रही, और इट इज़ सिंथेटिक एपोस्टीरियरी जिसके बारे में वी कैन नॉट बी श्योर. तो स्केप्टिसिज्म का जवाब क्या हुआ कांट के हिसाब से कि वो तो इल्म है ही नहीं जिसकी आप बात कर रहे हैं. इल्म तो है ही कहीं और. इल्म सिंथेटिक जजमेंट एप्रियोरी है. एप्रियोरी से वो नेसेसरी होगा, यूनिवर्सल होगा और सिंथेटिक की वजह से वेरीफाइबल होगा. तो ये जो स्टेटमेंट्स है सिंथेटिक जजमेंट्स एप्रियोरी, ये कांट के हिसाब से मैथमेटिक्स में पॉसिबल हैं. दे आर पॉसिबल ऑल्सो इन फिजिक्स. तो इस वजह से इन मैथ्स एंड फिजिक्स वी गेट नेसेसरी यूनिवर्सल कॉग्निशंस विदाउट बीइंग एनालिटिकल. सो इन फिजिक्स एंड मैथ्स वी अराइव एट नॉलेज विच वॉजंट इन माइंड बिफोर. जैसे 7 + 5 = 12. ये ह्यूम ने कहा था ये 12 आपने नई कोई चीज़ बोली नहीं, ये 7 + 5 में इंक्लूडेड है. कांट कहते हैं नो. सिमिलरली एवरी इवेंट मस्ट हैव ए कॉज. ये कहेंगे कि ये सिंथेटिक ए पोस्टीरियरी है. कांट वुड से नो इट्स ए प्रियोरी.
अब इसको फर्दर समझने की कोशिश करते हैं। मैथमेटिक्स के प्रोपोजिशंस को कांट यूनिवर्सल और नेसेसरी मानते हैं। जैसे यही एग्जाम्पल 7 और 5 का, ये 12 के बराबर है। तो बीइंग यूनिवर्सल एंड बीइंग नेसेसरी, इनको हम एप्रियोरी कहेंगे इस स्टेटमेंट को। लेकिन इसमें कोई डाउट, इसमें कैंट, इसमें ह्यूम कोई डिसएग्री नहीं कर रहा है इस बात पे कि एप्रियोरी तो है, यूनिवर्सल है। कोई इस पर बहस भी नहीं करेगा आपसे कि 1+1 2 है कि नहीं। मसला उठता है सिंथेटिक है कि नहीं। क्या हमें कोई नया इल्म मिला जब हमने 7+5 बोला कि 12 के बराबर है? डिड वी गेट एनीथिंग न्यू? ये साबित करने के लिए क्या साबित करना है आपको कि टू प्रूव आइदर ऑफ द केस, आपको दिखाना है कि 7 और 5 को जब हम जमा करके 12 बनाएंगे, you have to demonstrate in whatever way is possible for you that 12 is not already contained in the subject 7+5। अभी इस पे एग्रीमेंट इसी चीज पे नहीं है। सो नाउ अब आप अपना खेमा चूज करें। इट्स सिंपल एज दैट। ऐसे खेमा चूज करें कि कांट के साथ खड़े होंगे। इफ यू आस्क मी, दिस आर्ग्यूमेंट्स आर स्ट्रॉन्गर ऑन द अदर साइड, बट आई लाइक कांट, सो आई एम ऑन हिज साइड। तो because man is not a rational animal, man is an emotional animal. So most probably Kant's explanation is not correct, and we'll see in a while why we say that. And obviously, if his explanation is not right, it attacks his philosophy at the very fundamentals of it. However, let's see how he explains it. Kant के हिसाब से जो सब्जेक्ट है 7+5, it does not connote 12, it connotes process of adding. It does not connote the product, the result of 7+5. He says it only connotes addition. It does not refer to the product of the addition. तो कांट के हिसाब से द प्रेडिकेट 12 यहाँ पर बहुत इजी है कैलकुलेट करना। इस वजह से आपको लगता है कि ये ऑलरेडी इंक्लूडेड था 7.5 में, लेकिन आप जमा करके देखिए 36,48,246 को विद 94,560, ठीक। तो अब ये आप तो कर नहीं पाए। कांट कहते हैं कि हाउ वाज इट ऑलरेडी इन द इनिशियल थिंग। लेकिन अगर आप ध्यान दें, कांट ने जो एक्सप्लेनेशन दिया, एक सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन नहीं है। what is he actually appealing to? He is appealing to psychological process of adding, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे अपने केस को प्रूव करने के लिए लार्जर नंबर्स का एग्जांपल लिया। सो इन द केस ऑफ लार्जर नंबर्स, इन द एक्चुअल प्रोसेस ऑफ काउंटिंग, इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट। लेकिन हमारा मसला लॉजिकल है। लॉजिकली दोनों प्रोसेस में डिफरेंस कहाँ है? कोई नहीं है। अगर हम 7+5 कैलकुलेटर से करते और ये जो 6 डिजिट वाला हमने दूसरा किया, 10 डिजिट वट एवर डिजिट्स देयर वेयर, उसको भी कैलकुलेटर पे करते, सेम प्रोसेस होती है। हमको लॉजिकली दिखाना है कि प्रेडिकेट 12 इज नॉट कंटेन्ड इन 7+5। ये बिल्कुल मैटर नहीं करता कि क्या हम इस सम को कर पाते हैं या नहीं। सो इट सीम्स दैट कांट वुड हैव, ही हैज कंफ्यूज्ड लॉजिकल इशू को एक साइकोलॉजिकल इशू के साथ। Yet it appears that Kant himself was aware of it, कि उनको ये पता था कि मैं ऐसा कर रहा हूँ। But then he still resorted to this poor explanation on whatever he did. Geometric judgments को भी ये सिंथेटिक ही मानते हैं, लेकिन यहाँ पे भी सेम मसला उठेगा। जैसे हम मिसाल के लिए लेते हैं, स्ट्रेट लाइन बिटवीन 2 पॉइंट्स इज द शॉर्टेस्ट। ह्यूम क्या कहेंगे इस स्टेटमेंट पे? ह्यूम कहेंगे कुछ नया नहीं बोला, स्ट्रेट लाइन का डिफिनीशन ही है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। आपने कुछ नया नहीं बोला, कोई नया इल्म नहीं दिया है स्टेटमेंट ने। कांट बोलेंगे नो, स्ट्रेट लाइन इज अ डिफरेंट थिंग, शॉर्टेस्ट इज अ डिफरेंट थिंग, इट डिपेंड्स अपॉन एक्सपीरियंस, इट्स अ सिंथेटिक स्टेटमेंट।
यहाँ पे जो प्रेडिकेट है शॉर्टेस्ट, ये कांट के हिसाब से इट इज़ नॉट कंटेन्ड इन द सब्जेक्ट द स्ट्रेट लाइन बिटवीन टू पॉइंट्स। इनके हिसाब से उसका प्रूफ क्या देते हैं, ये कहते हैं कि स्ट्रेट जो है स्ट्रेट लाइन ये क्वालिटेटिव नोशन है, शॉर्टेस्ट क्वांटिटेटिव नोशन है। पहली चीज़ क्वालिटी बताती है, दूसरी चीज़ क्वांटिटी बताती है। क्वांटिटेटिव प्रेडिकेट क्वालिटेटिव सब्जेक्ट में हो ही नहीं सकता। तो इस वजह से ज्योमेट्रिकल प्रोपोजिशंस आर सिंथेटिक। ये एक्सप्लेनेशन भी डिस्प्यूटेड है। क्यों? क्योंकि स्ट्रेट लाइन बिटवीन टू पॉइंट्स इज द शॉर्टेस्ट, इसको हम मैथ्स में एक प्रिमिटिव प्रोपोजिशन कहते हैं कि हम इसको फर्दर इससे रिफाइन कर ही नहीं सकते स्टेटमेंट को। वी कैन नॉट ब्रेक इट इनटू सिंपलर पार्ट्स। दिस इज द लोएस्ट वी कैन रीच टू। तो ये एक स्टेटमेंट सिंथेटिक नहीं है, ये एक स्टेटमेंट एनालिटिकल है। तो हो गया यहाँ पे भी हमारा स्टेल में खड़ा। अब सिंथेटिक जजमेंट एप्रियोरी, अब देखिए जब हम आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे, देखते हैं इसी में करें, कांट में ही हम उसको पढ़ेंगे या आगे जब हम लॉजिकल पॉजिटिविस्ट को पढ़ेंगे या तो वहाँ पे पढ़ेंगे या तो यहीं पे पढ़ेंगे, वट एवर डिपेंड्स अपॉन ये टेक्स्ट क्या करता है। तो हम देखेंगे कि लॉजिकल पॉजिटिविस्ट्स इसको एनालिटिकल एप्रियोरी मानेंगे। हम ए जे आयर के बारे में जब पढ़ेंगे वो हमको दिखाएंगे कि 7+5 = 12, ये सिंथेटिक है ही नहीं, वो ये कहेंगे। लेकिन आई हैव टोल्ड यू कि दिस इज़ वेयर वी डिवाइड, फिलॉसफी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है, क्योंकि हमारे पास फिलोसफर्स हैं इस वक्त भी जो कांट के साथ खड़े हैं। जैसे इंट्यूशनिस्ट स्कूल है फिलॉसफी का, वो जैसे कि कांट वाज राइट कि ये सिंथेटिक स्टेटमेंट्स हैं। सो वी आर नॉट सेटल्ड ऑन दिस, वी आर नॉट सेटल्ड ऑन दिस। तो फिजिक्स में, फिजिक्स का क्या हाल है? प्योर फिजिक्स कांट के हिसाब से सिंथेटिक है, सिंथेटिक है प्रियोरी। फॉर एग्जाम्पल, एवरीथिंग दैट हैपन्स या एवरी इवेंट हैज़ अ कॉज, ये सब बोलेंगे ये एफ स्टेरियोरी है, इसलिए वेरीफाइबल है नहीं, नेसेसरी नहीं है, यूनिवर्सल नहीं है। कांट ने क्या कहा, एप्रियोरी है तो यूनिवर्सल होंगे, नेसेसरी होंगे। अब ये साबित करने के लिए कि इट इज सिंथेटिक, वी अगेन हैव टू शो व्हाट, कि द प्रेडिकेट हियर इज नॉट ऑलरेडी कंटेन्ड इन द सब्जेक्ट, आइदर इन पार्ट और इन होल, explicitly, covertly, whatever. This is what we have to show. इवेंट से हम क्या समझते हैं? What do you mean by an event? Event is succession of two or more happenings. That's what we call an event. Cause से हम क्या कहते हैं? Cause से we understand a necessary connection between two or more successive events. तो इससे हमको ये पता चलता है द एलिमेंट ऑफ नेसेसरी कनेक्शन इज नॉट कंटेन्ड इन द सब्जेक्ट इवेंट, क्योंकि इवेंट का मतलब क्या होता है? जस्ट टू इवेंट्स, ये टू और मोर हैपनिंग्स इन सक्सेशन, दैट्स ऑल। तो कांट ने क्या साबित किया? द सब्जेक्ट इवेंट डज नॉट कंटेन विद इन इट द कॉनोटेशंस ऑफ नेसेसिटी, जो कि कॉज में है। Thus, the predicate cause is not contained in the subject event. तो ये इसलिए कांट के लिए सिंथेटिक जजमेंट है। Most probably, there is not much difficulty now in taking factual judgment of physics as synthetic. At present, however, they are regarded as probable. Necessary उनको नहीं माना जाता है। अलबत्ता कांट के लिए जजमेंट्स को, ये वाली जजमेंट जो है ये नेसेसरी है। इन अदर वर्ड्स, इनके हिसाब से a physicist undoubtedly takes recourse to sense experience, but the data of sense experience are discrete and chaotic. They have to be organized and ordered into scientific judgments. और यहाँ पे कांट एम्फेसाइज करेंगे पूरी शिद्दत के साथ कि कोई भी साइंटिफिक जजमेंट विच इज़ वैलिड फॉर ऑल पर्सन्स कैन एवर बी प्रोड्यूस्ड विदाउट रिजॉर्टिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कॉजैलिटी। तो कॉजैलिटी कांट के लिए एक मस्ट है फॉर फिजिक्स टू हैपन।
ये कॉजैलिटी का नोशन नो डाउट डिराइव्ड फ्रॉम chaotic एंड डिस्क्रीट सेंस डेटा, yet it helps in ordering the sense data. तो कॉजैलिटी नॉन एम्पिरिकल है, yet it has an indispensable work or part in ordering sense data. That's why Kant says it has to be a priori necessity in physics. Hence, for every event has a cause, ये एक a priori statement है. लेकिन आजकल के ज़माने में फिर से everything that happens as a cause disputed philosophy में इसको यूनिवर्सल और नेसेसरी माना ही नहीं जाएगा. फिजिक्स में लॉ ऑफ कॉजल डिटर्मिनेशन चैलेंज हो गया है. थिंक कम आउट ऑफ थिन एयर. वी डू नॉट नो इवन वेयर द पार्टिकल वुड बी. अगर नेसेसिटी होती तो वी वुड हैव नोन दैट. तो ये भी नहीं है, तो इट कैन नॉट बी ए प्रायोरी. लेकिन कांट के ज़माने में ये फिजिक्स वाले खुश थे इस बात से. तो क्वांटम मैकेनिक्स डेवलप नहीं हुआ था, मॉडर्न जो हमारे आजकल का फ़लसफ़ा है ये डेवलप नहीं हुआ था. तो उसके ज़माने में तो यही हेल्ड पोजीशन थी. फिजिक्स वाले भी यही इसी में खुश थे कि ऑब्वियसली अगर ये बोलोगे कि नेसेसिटी नहीं है कॉजल, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे. सो कांट ने इसको यूनिवर्सल और नेसेसिटी मान. कांट के हिसाब से नॉलेज का मतलब भी साइंटिफिक नॉलेज ही है, जो हमको सिर्फ मैथ्स और फिजिक्स में मिलता है. लेकिन जब हम एनालिसिस करते हैं साइंटिफिक नॉलेज का, फिजिक्स का, मैथमेटिक्स का, कांट के हिसाब से दे शो दैट दे आर ए प्रायोरी. और कांट अपने क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन में कि इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि सिंथेटिक जजमेंट ए प्रायोरी कैसे हो सकते हैं. बट देन अगेन एज आई हैव बीन सेइंग इन लास्ट 5-10 मिनट्स कि इस पे क्वेश्चन मार्क्स हैं कि हैज़ ही एक्चुअली प्रूवन इट और नॉट. और इसमें Russell does the most severe criticism of Immanuel Kant. He says, Hume, by his criticism of the concept of causality, awakened him from dogmatic slumbers. So at least he says. But the awakening was only temporary. He soon invented sporific, which enabled him to sleep again. तो yet जिनका टेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं ये कह रहे हैं कि वी डू नॉट एग्री विद रसल. फर्स्ट, Kant's philosophy is to be judged not in terms of logic and statements of science alone. They remain subordinate to his philosophical vision. And the vision of Kant is as living today as it was to him and to his contemporaries. And our author is right when he says it. क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि ये अभी भी सेटल मसला नहीं है. कांट ने जो आग लगाई वो अभी भी जल ही रही है, वो बुझी नहीं. फिर प्रोबेबली वी हैव रीच द एंड ऑफ फिलॉसफी. व्हाई आई से कि इसके बाद इस पे एग्रीमेंट हो ही नहीं पाया, ना कोई डेवलपमेंट हो पाया. हमने बहुत गणित लगाया, बहुत मैथमेटिक्स किया, बहुत लॉजिकल पॉजिटिविस्ट्स किया. एवरीथिंग वी डिड, दिस कुड नॉट बी सॉल्व्ड. Obviously the one group would claim no, we have solved it, you do not agree. But then the question is, we agree on. जब भी फलसफे में एक एग्रीमेंट पैदा हो जाता था, इससे पहले ऐसा नहीं होता था कि किसी चीज़ पे एग्रीमेंट नहीं होता था. जैसे ये डेफिनेशंस पे तो सब लोग एग्री कर रहे हैं. दे आर एग्रीइंग ऑन एवरीथिंग. Besides, the nature of synthetic judgment a priori was first stated by Kant. और आज भी इसकी लॉजिकल एनालिसिस नए रिजल्ट्स ये देती है हमको. आज भी वी आर एबल टू इसी खेमे में खड़े रहकर इसी डिवीजन को एक्सेप्ट कर कर हम आज भी लैंग्वेज और फिलॉसफी को समझने की कोशिश करते हैं. तो इवन टुडे वी कैन वी कैन टेक इट अप फॉर स्टडी, जो चीज़ें कांट ने शुरू की थी. और हमने देखा कांट का एनालिसिस ऑफ मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स, and then we saw physics के statements. Now he comes to metaphysics.
सबसे एंक्शस ये किन चीज़ों के बारे में थे कांट? He was most anxious to show that there are a priori elements in knowledge which are not derived from experience, yet they help in increasing our empirical knowledge. वो हमारा इल्म बढ़ाते हैं दुनिया के बारे में, ख्याली पुलाव के बारे में नहीं, दुनिया के बारे में। ये बहुत ज़रूरी है इस सेशन में समझना, इस सेगमेंट में। सिंथेटिक जजमेंट एप्रियोरी का सही मायने में मतलब यही है कि there are elements which increase our knowledge without being empirical but of the empirical world. तो सेंट्रल पॉइंट कांट का कहाँ पे है इसमें? ए प्रियोरी एलिमेंट्स सर्व टू इंक्रीज एम्पिरिकल नॉलेज. So some elements in knowledge have to be derived from experience necessarily. You want to increase your bank balance, तो वो necessitate करता है ना बैंक और बैलेंस. If you want to increase it, that assumes there's a bank and there's a balance in it. It can be any number, but for increasing it has to be there. So कांट के हिसाब से ये कंडीशन मेटाफिजिक्स में फुलफिल नहीं होती. कांट के हिसाब से मेटाफिजिक्स में फुलफिल नहीं होती. मेटाफिजिक्स में हम किन चीज़ों के साथ डील करते हैं? खुदा, इमोर्टैलिटी, रीइंकार्नेशन, सबस्टेंस, सेल्फ, कॉस्मोस, दुनिया, सारी चीज़ें. दैट्स व्हाट वी डील विद. कांट कहते हैं नन ऑफ देम कैन बी एक्सपीरियंस्ड. ए प्रियोरी प्रिंसिपल्स एप्लीकेबल है ही नहीं इन पे. याद करें वो स्टेटमेंट कि कंसेप्ट्स विदाउट परसेप्ट्स आर एम्प्टी. खोखले हैं वो कंसेप्ट्स. आपने दिमाग में बड़ी सड़कें बना दी, उस पर कोई चलने वाला ही नहीं है. और एम्पिरिसिस्ट से ये कहते हैं आपने चलने वाले बनाए, गाड़ियाँ बनाई, लेकिन सड़कें ही नहीं है. तो ए प्रियोरी प्रिंसिपल्स इन पे एप्लीकेबल है ही नहीं, क्योंकि इनको हम देख ही नहीं पाते. रिमेंबर, उनके लिए इल्म क्या होता है? इट पासिस थ्रू दिस. ये जो सांचा हमारे अंदर होता है टाइम एंड स्पेस का और फिर कैटेगरीज का, एवरीथिंग हैज़ टू पास थ्रू इट, बट ए थिंग हैज़ टू पास थ्रू इट. नथिंग कैन नॉट पास थ्रू इट. तो ये कंसेप्ट्स हैं. कंसेप्ट्स किसी चीज़ पे अप्लाई होंगे कांट के हिसाब से, जिस पे अप्लाई होंगे वो है ही नहीं, वो हम देख ही नहीं सकते. तो मेटाफिजिक्स एज ए साइंस इज नॉट पॉसिबल. कीवर्ड हियर इज नॉट पॉसिबल. कीवर्ड हियर इज एज ए साइंस. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. अगर आपको ध्यान हो, मैंने आपको ये बार बार इसकी तरफ आपका तवज्जो, आई ट्राइड टू पिन पॉइंट इट अगेन एंड अगेन, कि फेथ को रिजरेक्ट किया जा रहा है और लग रहा होगा फेथ को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है. इट्स लाइक ब्लो एंड यू कैन मेक फायर, ब्लो एंड यू कैन एक्सटिंग्विश फायर. इन ट्रूथ ही इज एक्चुअली रिजरेक्टिंग फेथ. हमने फेथ को अक्ल के कटघरे में खड़ा कर रखा था, ये उस कटघरे को तोड़ रहे हैं. कह रहे एज ए साइंस metaphysics is not possible. So the attempt to extend knowledge with the help of a priori elements alone, without reference to any empirical objects, they lead us into what he calls hopeless illusions. ये खुदा के बारे में mental gymnastics करना, it leads to hopeless illusions. आप फिर इन्हीं सवालों में पड़े रहोगे. Is he made of parts? Is he full? Is he half? What was there before him? What would be there after him? Is there Maya? What does Maya reside in? All of this discussion Kant says कि खुदा के बारे में possible scientifically नहीं है. However, though we realize the illusory nature of metaphysical objects, how does Kant, अब क्या कहते हैं, मकान तोड़ के कैसे अपनी इमारत खड़ी करते हैं, फेथ की इमारत. वी कैनॉट कंप्लीटली शेक दैम ऑफ. साइंटिफिकली नहीं पढ़ सकते, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि है नहीं. अब देखिए कैंट क्या करेंगे. एंड ब्यूटिफुल.
metaphysics is not a science, but is natural disposition in man, is supported by our very existence. हमारा होना ही यही है. कैंट के वर्ड्स में, for human reason proceeds impetuously, driven on by an inward need to question, such as cannot be answered by any empirical employment of reason, or by principles thence derived. कि ये मेरी फितरत है कि जब भी आप मुझसे पूछोगे कि ये चीज़ आई, क्रिएट हुई, मैं तो ये सवाल पूछूंगा कि किसने क्रिएट किया. ये मेरी हस्ती ही ऐसी ही है कि यू टेल मी एन इफेक्ट, आई विल आस्क व्हाट द कॉज वाज. तो आई विल कीप ऑन आस्किंग सच अ क्वेश्चन. मेरे मेरे पास और कोई तरीका ही नहीं है. मेरा माइंड ऐसे ही वर्क करता है. मैं इंसान हूँ. मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, लेकिन इसकी साइंटिफिक स्टडी पॉसिबल नहीं है. इंशाल्लाह कल स्पेस एंड टाइम का कंसेप्ट समझेंगे. मैं चाह रहा था कि आज ही उसको मुकम्मल करें, लेकिन वो फिर से बीच में रह जाएगा. डोंट वांट टू डू दैट. तो अभी तक हमने, आई थिंक, बेड रॉक हमारा कांट के फ़लसफ़े का एस्टैब्लिश हो गया है. अब वो जो इन्होंने कहा था ना, वो परसेप्ट्स बनाने के लिए स्पेस एंड टाइम का, ये क्या है, ये स्पेस एंड टाइम, ये कहाँ पे है, ये कहने का मतलब क्या था. तो वो हम कल समझने की कोशिश करेंगे और फिर उसके बाद कैटेगरीज.